नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी मित्रों का स्वागत अभिनंदन करते हैं। जयसवाल सर सभी को नमन करते हैं। दोस्तों पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे हिंदी ग्रामर के मॉक टेस्ट की। पार्ट नंबर 21 है। आपको पता है आज हम 600 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। आपके हिंदी ग्रामर की बात करेंगे। 600 क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो एक बार वीडियो को दिल से अवश्य लाइक करें और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने परिवार के आवर फैमिली को एक बार सब्सक्राइब सदस्यता हासिल कर लें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे, साथ ही एक मॉक क्वेश्चन भी रहेगा। और पिछली क्लासेस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ये जो 600 क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले लगातार हर एक टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। यानी ग्रामर में बेस्ट ऑफ बेस्ट की तैयारी चल रही है, सिलेक्शन की तैयारी चल रही, क्योंकि सिलेक्शन दोस्तों सर्वोपरि है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि निम्न वाक्यों में से संयुक्त वाक्य कौन सा है। वह खाना खाकर सो गया, उसने खाना खाया और सो गया, गीता जिस घर में रहती है बहुत गंदा है, रूपा चाहती है कि वह नौकरी करे। देखिए दोस्तों, संयुक्त का अगर आपका आए, अगर यहाँ पे मिश्रित आता तो फिर रूपा चाहती है कि वह नौकरी। मिश्रित वाक्य आपका डी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ पे कीवर्ड जो कीवर्ड से ऐड किया गया है। लेकिन यहाँ पे पूछा गया है संयुक्त वाक्य, तो संयुक्त वाक्य किससे हो? जो जोड़ा गया है और से जोड़ा गया है। उसने खाना खाया और सो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, निम्न वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा, नेताजी भाषण देकर चले गए, सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, और बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में दोनों चीजें क्लियर कर दी थी, मिश्र वाक्य और कौन सा आपका। सभी लोग कमेंट करें। जी हाँ, तो मिश्र वाक्य यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? हमने बताया था कीवर्ड। कीवर्ड जो ये है, सेठ जानता है कि ईमानदार है, तो क्या हो जाएगा? ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं, स्क्रीन पर है। अब आपको बताना है दोस्तों कि निम्नलिखित विराम की बात करेंगे, विराम चिन्ह की बात करेंगे कि निम्नलिखित में विराम चिन्ह नहीं है। अल्प विराम, पूर्ण विराम, निर्देशिक या अवतरण। सभी लोग कमेंट करेंगे। हर एक भाई बहन, हर एक शिक्षक बंधु का कमेंट यहाँ पे बहुत ही उम्दा, लाजवाब है। फीडबैक बेहतरीन है। हर एक क्वेश्चन का कमेंट करें, अंत में बताएं 30 में से आपका कितना स्कोर है, क्योंकि आपके गद्यांश पद्यांश में यही प्रश्न पूछे जाते हैं और यही तैयारी जो आपको सिलेक्शन को ले जाएगी। और हिंदी में 30 में 30 लेकर जो टारगेट है आपका भाषा में, वो ज़रूर आपका सपना पूरा होगा, क्योंकि दोस्तों जो मेहनत करते हैं वही मंजिल को पाते हैं। विराम चिन्ह नहीं है। देखिए, अल्प विराम, पूर्ण विराम, निर्देशिक चिन्ह, ये तीनों पढ़े होंगे, लेकिन अवतरण आपके विराम नहीं पढ़ा होगा, तो अवतरण आपका विराम चिन्ह में नहीं आता है। और बात करेंगे इन प्रश्नों की कि इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो देखिए दोस्तों, इसको आपके जो बोलते हैं, किसको बोलते हैं? इंग्लिश में पूर्ण विराम बोलते हैं। तो ये आपका इंग्लिश से लिया गया है, इसको भी इंग्लिश से लिया गया है, इसको भी क्वेश्चन मार्क, इसको भी इंग्लिश से लिया गया है। लेकिन जो पूर्ण विराम को, ये आपका इसको जो डी ऑप्शन है, तो पूर्ण विराम को आपको अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। तो यही तो पूछा गया है कि अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है, तो डी ऑप्शन को आपको अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया है। अगला प्रश्न है कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम के धनुष भंग करते ही, दूसरे राजाओं के, या वक्ष पर सांप लौटने लगे, या कोई त्रुटि नहीं। तो अशुद्ध भाग कौन सा है? सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। अशुद्ध भाग का चयन करना है। तो अशुद्ध भाग यहाँ पर मेरे को दिख रहा है, वक्ष पर सांप लौटने लगे नहीं, वक्ष पर नहीं होता, यहाँ पे पेट पर होगा। जब भी भूख लगती है, क्योंकि यहाँ पे मुहावरा दिया गया है, तो मुहावरा क्या होता है? पेट पर सांप लौटने लगे। सॉरी दोस्तों, कलेजे पर होगा। क्या होगा? पेट पर नहीं, कलेजे पर सांप लौटने लगे। सही यहाँ पे शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा इस पर? कि कलेजे पर सांप लौटने लगे। ठीक है। और यहाँ पे वक्ष पर लिखा हुआ था, सी ऑप्शन जो है अशुद्ध भाग कहला जाएगा। और बात करेंगे कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण ना कर सके, या कोई त्रुटि नहीं। तो वाक्य का अशुद्ध भाग कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा चमचमाती चांदी के बर्तन। पहले भैया, पहले चमचमा नहीं जाएंगे, पहले आपको बर्तन बताइए कौन बर्तन, इसके बाद चमचमाएंगे। यानी क्या है? चांदी के बर्तन क्या हो जाएगा? चांदी के चमचमाते बर्तन, ये आपका सही हो जाएगा। शुद्ध भाग क्या होगा? चांदी के चमचमाते बर्तन होगा।
लेकिन यहाँ पर चमचमाती चांदी, तो आपका जो अशुद्ध भाग का चयन करना है वह अशुद्ध भाग आपका बी ऑप्शन है। और बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्यारा सा प्रश्न है और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों सिलेक्शन सर्वोपरि है। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने एक बार वीडियो को अवश्य सभी मेरे प्यारे मित्र लाइक कर दिया होगा। सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन करना है। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ाते हैं। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहें। नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते हैं, या नेताओं का हित इसमें है कि लोग उनसे लड़ते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इनमें से कि नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते हैं। नेताओं का हित कभी होगा, लोग आपस में लड़ते रहेंगे, नेताएं अपनी रोटियां सेकते रहते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। 8वां प्रश्न है, देखिएगा कि वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए, कोई त्रुटि नहीं। किस भाग में, किस ऑप्शन में त्रुटि है, अशुद्ध भाग है? सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो प्रत्येक देशवासियों ने होगा, प्रत्येक देशवासी होना चाहिए, प्रत्येक देशवासी को। जी हाँ, प्रत्येक देशवासी को पहला ऑप्शन अशुद्ध दिया गया था। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। आतंकवाद शायद एक दिशाहीन है, उद्देश्यहीन अंधेरा है जो विश्व शांति एवं प्रगति को निगल रहा है, कोई त्रुटि नहीं। अशुद्ध भाग का चयन करना है। आतंकवाद शायद एक दिशाहीन है, यह अशुद्ध है। सही रूप क्या होगा? आतंकवाद एक दिशाहीन है, शायद नहीं होगा। शायद वो आपका ठीक है मिस जो कर रहा है वो शायद नहीं होगा। आतंकवाद एक दिशाहीन है, शायद भैया सीधा कन्फर्म है, शायद हम शब्द नहीं लगा सकते, शायद लगभग। आतंकवाद एक दिशाहीन है, बिल्कुल सही बात है। तो पहला आपका शुद्ध भाग दिया गया था। अगला प्रश्न है, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। तुम कक्षा में आते हो तो तुम्हारी पुस्तक साथ क्यों नहीं लाते, कोई त्रुटि नहीं। तो ऑप्शन सरल है, तो भी यूज हुआ है और तुम्हारी भी यूज हो रहा है, दोनों प्रयोग हो रहे हैं। तो दोनों प्रयोग क्या हो जाएगा आपको शुद्ध कर देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? तो पुस्तक होगा या तुम्हारी, तो अपनी पुस्तक होना चाहिए, तुम्हारी नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपनी पुस्तक होना चाहिए तुम्हारी की जगह। तो आपका यहाँ पे अशुद्ध भाग बी ऑप्शन होगा। और वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। सभी अशुद्ध वाक्य हैं आज से ज़्यादातर। गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ, कोई त्रुटि नहीं। ये पूरी एक लाइन ले ली गई है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। गुणी मनुष्य कहता है कि मैं विविध प्रकार के दुखों को सहन करके भी दुखी नहीं हूँ, कौन सा अशुद्ध भाग है? सभी लोग बताएंगे। भैया गुणी मनुष्य नहीं कहता है। कौन सा मनुष्य कहता है? गुणी मनुष्य कभी नहीं कहता। कैसा मनुष्य कहता है? साहसी मनुष्य कहता है। यहाँ पे क्या होना चाहिए? गुणी के जगह साहसी होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला ऑप्शन अशुद्ध भाग हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अशुद्ध भाग का चयन करना है कि फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख। सभी लोग कमेंट करेंगे। पूरी एक लाइन लिखी होती है, तोड़कर ऑप्शन बना दिया जाता है और इसमें अशुद्ध भाग बताना होता है। तो फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख है। देखिए तितली के पास नहीं, क्या होगा? तितली के सुंदर पंख होना चाहिए। ये पास आपका अशुद्ध दिया गया, तितली के सुंदर पंख है। भैया तितली के उसके तो स्वयं बॉडी के उसमें शरीर में ही पंख होते हैं, तो पास क्या हो गया? पास नहीं होगा, उसके आसपास का नहीं होगा, वो तो स्वयं उसके बॉडी में ही है। ठीक है, तो फूल की सुगंध होती है, फूल में सुगंध होती है और तितली के पास सुंदर पंख है। पास यहाँ पे नहीं होगा, अशुद्ध भाग सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अध्यापक ने आज हमारे को नया पाठ पढ़ाया। अब देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा वाक्य जब पढ़ेंगे कौन सा भाग आपका शुद्ध हो जाएगा। आज हमारे को क्या होना चाहिए? अध्यापक ने आज हमारे नहीं होना चाहिए, आज क्या होना चाहिए? आज हमें। अध्यापक ने आज हमें नया पाठ पढ़ाया, तो यहाँ पे हमारे को जगह क्या होना चाहिए? हमें होना चाहिए। तो अशुद्ध भाग क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला है कि बुरा से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है, कौन सा भाग अशुद्ध है? बुरा से बुरा आदमी, बुरा से बुरा नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बुरे से बुरा। जी हाँ, क्या होगा यहाँ पे? बुरे से बुरा आदमी, बुरे से बुरा आदमी भी सम्मान चाहता है। तो यहाँ पे बुरा नहीं बुरे होना चाहिए। तो पहला जो ए ऑप्शन वाला अशुद्ध भाग हो जाएगा। और अगला प्रश्न है,
जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्यता आ जाती है। सभी लोग कमेंट करेंगे, अशुद्ध भाग का चयन करना है। जिस प्रकार आभूषणों के द्वारा शरीर की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार अलंकारों से भाषा में लालित्यता आ जाती है। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे अशुद्ध भाग है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, शरीर की शोभा बढ़ जाती। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, हमने जाति पढ़ा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, शरीर की शोभा बढ़ जाता है। देखिए शरीर की शोभा, ठीक है, यहाँ पे जो है पुल्लिंग दे दिया गया है, लेकिन आपका जो क्या होगा, जाति होना चाहिए। क्या होगा, सभी लोग जानते हैं, अगर हम पढ़ेंगे कि शरीर की शोभा बढ़ जाती है, क्या हम ऐसा पढ़ते हैं क्या कि शरीर की शोभा बढ़ जाता है? ऐसा नहीं होगा। पूरी लाइन पढ़िए, बी ऑप्शन वाला अशुद्ध भाग हो जाएगा। सीताराम की आज्ञाकारी पत्नी थी। अब सभी लोग कमेंट करेंगे, अशुद्ध भाग चयन करें, सभी लोग फीडबैक करेंगे। हर एक भाई बहन, हर शिक्षक बंधु जिसका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जायसवाल सर सभी को नमन करते हैं दोस्तों, और पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। आंसर क्या है, अशुद्ध भाग आपको बताना किस ऑप्शन में है। सीताराम की यहाँ पे आज्ञाकारी नहीं, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आज्ञाकारिणी होना चाहिए। आज्ञाकारिणी हो, क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आज्ञाकारिणी होगा। सभी लोग नोट करेंगे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आज्ञाकारिणी होना चाहिए। आपका बी ऑप्शन अशुद्ध भाग हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को वह पल भर में दूर करती है। सभी लोग कमेंट करें, करती है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अशुद्ध वाक्य हो जाएगा, व्यक्ति के हर प्रकार के कष्टों को। देखिए व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट को होगा, ये ध्यान दीजिएगा, कष्टों को नहीं होगा। क्या होना चाहिए, व्यक्ति के हर प्रकार के कष्ट को वह पल भर में दूर करती है। क्या हो जाएगा, यहाँ पे कष्ट होगा, तो ए ऑप्शन वाला शुद्ध भाग हो जाएगा। और इनमें से शुद्ध रूप का चयन करना। अब आपको क्या गए, शुद्ध रूप आ गए। अब शुद्ध रूप बताना है कि मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का शौक करता हूँ, मैं गाने का व्यायाम करता हूँ। सभी लोग कमेंट करेंगे शुद्ध रूप, सभी लोग जानते हैं, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से वाक्य का शुद्ध रूप का चयन करके बताना है कि वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। वन में प्रातः काल के समय बहुत ही सुहावना दृश्य होती है। वन में प्रातः काल के समय बहुत ही मनोहारी दृश्य होता है, या वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही खूबसूरत होता है। तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य है कि वन में प्रातः काल का दृश्य बहुत ही सुहावना होता है। पहला ऑप्शन शुद्ध रूप हो जाएगा। और सभी लोग कमेंट करेंगे, अंगूठी का नग होना अर्थ क्या कहलाएगा? तो अंगूठी का नग होना, बहुत सुंदर होना, छिपा होना, बहुत प्रिय होना, या अनुरूप जोड़ा होना। तो अंगूठी का नग प्रिय होना, यानी अंगूठी में जो नग होता है, ठीक है, तो क्या होता है, अनुरूप जोड़ा होना कहला जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। समुद्र मंथन का अर्थ क्या होता है? सभी लोग कमेंट करेंगे। हम बात कर रहे हैं समुद्र मंथन का अर्थ क्या होता है। घोर तप करना, दृढ़ प्रतिज्ञा करना, उद्देश्य को प्राप्त करना, कठोर परिश्रम करना। तो समुद्र मंथन का अर्थ क्या होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। समुद्र मंथन का अर्थ होता है कठोर परिश्रम करना। जितना ज़्यादा कठोर और हार्ड वर्क करेंगे, उतना ही आपको आगे सफलता मिलेगी। जिनको जिनको सफलता मिली है वो दोस्तों हार्ड वर्क किए हैं, कठिन परिश्रम किए हैं, तभी सफलता मिलती है। विरोध करने के लिए सही मुहावरा क्या होगा? अगर आपको किसी को विरोध करना हो तो सही मुहावरा क्या होगा? सिर कटाना, सिर चढ़ाना, सिर झुकाना, सिर उठाना। तो सभी लोग जानते हैं कि जब राजाएं थे, जब एक दूसरे को राजाओं का विरोध करना था तो सिर उठा के बात किया करते थे। सिर उठा के बात करना यानी कि विरोध करना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। नाश कर देना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? कहते हैं ना, नाश कर दिया मेरा, यानी पानी में आग लगाना, पानी पानी होना, पानी फेर देना, या पानी भरना। तो नाश कर देना का सही मुहावरा क्या हो जाएगा? पानी फेर दिया। कहते हैं ना कि मेरे पूरे काम में तो पानी फेर दिया, यानी कि नाश कर दिया मेरे पूरे वर्क को, मेरे काम को। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। और 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा, देखिए ध्यानपूर्वक। मालूम होता है यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। रेखांकित वाक्यांश के लिए मुहावरा है, यानी मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग समाप्त हो गया है। मतलब
नाता टूट जा गया है, डेरा उठ जाना है, या अन्न जल उठ जाना है, या हाथी तंग हो जाना है। तो मालूम होता है तुम्हारे यहाँ रहने का संयोग जो है समाप्त हो गया है, अर्थात अन्न जल उठ जाना। अब देखते हैं अगला प्रश्न कि भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्यांश के लिए सही मुहावरा क्या होगा? नया नया क्वेश्चन है, क्रिएट किए जाते हैं। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। अब इस वाक्य में सही मुहावरा क्या फुट होगा? फिट करना है कि अंतरपट खोलना, लुटिया डूब जाना, अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, या भूत भगाना। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। भ्रष्ट नेताओं के कारण कांग्रेस चुनाव हार गई। रेखांकित वाक्य के लिए सही मुहावरा क्या हो जाएगा? लुटिया डूब जाना। कहते हैं ना, इसकी तो लुटिया ही डूब गई। तो बी ऑप्शन आई थिंक सही होगा। आप लोग भी अपना फीडबैक ओपिनियन दे सकते हैं। और ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं आज का सेशन, आज का क्लास साथ में ही। तोते की तरह आंखें फेरने का अर्थ क्या होता है? कि पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, किसी रोग से बुरी तरह ग्रस्त होना, दोस्त के साथ विश्वासघात करना, या बिना सोचे समझे निर्णय लेना। तो तोते की तरह आंख फेरने का अर्थ क्या होता है? तोते की तरह आंख फेरने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? सभी लोग कमेंट करेंगे। इसका अर्थ होता है पुराने संबंधों को एकदम से भुला देना। ढपोर पंख का अर्थ क्या होता है? सब संबंध छोड़ देना, कांपने लगना, व्याख्यात होना, या बेवकूफ़ हो। सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे। तो ढपोर पंख का अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ होता है बेवकूफ़। ढपोर पंख मतलब बेवकूफ़। अगला प्रश्न है कि दिल पक जाना का अर्थ क्या होता है? अच्छा लगना, प्रेम न होना, अत्यंत पीड़ित होना, कष्ट होना। जब आप बोलते हैं ना कि मेरा तो दिल तो पक गया है, मेरा दिल पक गया है, यानी कि दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं अत्यंत पीड़ित व्यक्ति होगा। ठीक है, अत्यंत पीड़ित होना, दिल पक जाना मतलब अत्यंत पीड़ित होना। आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ होगा उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंग होना, या बेमेल तथा बेढंगा होना। तो आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे कि बेमेल तथा बेढंगा होना। आधा तीतर आधा बटेर, बेमेल तथा बेढंगा होना। और आपका मॉक क्वेश्चन है, स्क्रीन पर मॉक क्वेश्चन है, और इस मॉक क्वेश्चन का सभी प्यारे मित्रों को आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। कि पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरे का चयन करना है। यानी कि पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे कहीं का न रखा, ठिकाने लगा दिया, तिलांजलि दे दी, या घर से निकाल दिया। कौन सा मुहावरा फिट होगा? सभी लोग नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन सरो पर ही है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो सभी दोस्तों को शुभ रात्रि, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, लाजवाब रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को अवश्य लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी स्टडी ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा, क्योंकि शिक्षा को जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, शिक्षा आपको उतना ही क्या है, सफलता देती है, प्रकाशमय बनाती है। दोस्तों जल्दी मिलते हैं मॉर्निंग में क्लास पर। धन्यवाद।